हेलो स्टूडेंट्स। मेंटोर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं बायोलॉजी नई क्लास के साथ। मैं आपका विजय और आज हम लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th इसमें ट्रांसपोर्टेशन का डीजे बजाना शुरू करते हैं और इसे आसान तरीके से आप तक पहुंचाना शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग हेल्प करती है, क्या होती है ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है एंड डिफरेंट रिलेटेड क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन कमिंग बोर्ड एग्जाम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, अभी तक हम पिछली वीडियो में डाइजेशन के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं और रेस्पिरेशन के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा था ब्लड, एंड वी नो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्शन? कनेक्शन बोलते हैं हम उसे जो आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। अब यहां पर कनेक्शन का मतलब है एक ऑर्गन सिस्टम को दूसरे ऑर्गन सिस्टम से कनेक्ट करना। अब बड़े अच्छे तरीके से आप इस चीज को समझिए कि सपोज करिए हमने खाना खाया, खाना इंटेस्टाइन में, स्टमक में, सब में डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद अगर वो विलाई के थ्रू ब्लड में मिक्स नहीं हुआ तो वो बाकी ऑर्गन्स को डिस्पैच नहीं होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज द ब्लड। इसी तरीके से हमने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनहेल की, इंस्पायरेशन से वो हमारे लंग्स तक पहुंची। अब लंग्स में एल्वियोली, आपको लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो उस एल्वियोली में गुब्बारे की तरह होती है। एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई, गुब्बारा फूल गया। अब वहां से वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर मिक्स होती है। अगर ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो मिक्स नहीं होगी तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगी नहीं और CO2 बॉडी पार्ट से वापस आएगी नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसीलिए ब्लड यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बाकी सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के साथ साथ पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को वो एक दूसरे ऑर्गन सिस्टम से जोड़ते हैं। तो जो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन है, that transportation majorly has four things. We have the heart, then we have the blood, blood vessels, and fourth is lymph. So all these parts combine to form this system that is named as transportation or circulatory system. So we will deal with one by one. Let's start with blood. Blood basically is made up of 55% plasma and 45%
सेल्यूलर एलिमेंट्स। प्लाज्मा, दैट्स अ लिक्विड मीडियम ऑफ द ब्लड, क्योंकि आप जानते हैं ब्लड इज ए फ्लूइड, और इस फ्लूइड को, इस लिक्विड मीडियम को हम प्लाज्मा कहते हैं, एंड दैट इज ऑफ स्ट्रॉ कलर्ड। जैसा भूसा होता है, गाय भैंसों को जो चारा खिलाते हैं हम, भूसा, उसके जैसा कलर इसका होता है। अब इसके अंदर भी अगर हम इस प्लाज्मा को डिवाइड करें तो इसमें 90 to 92% वी हैव द वाटर, और 6 to 8% वी हैव प्रोटीन्स, आयंस, मिनरल्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, सभी इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा एक तरीके से आप समझिए कि दैट द बेस ऑफ द ब्लड, ब्लड का बेस यही बना रहा है, उसका ग्राउंड सब्सटेंस यही तैयार कर रहा है, और इसी ग्राउंड सिस्टम सब्सटेंस में तैरते रहते हैं ये सेल्यूलर एलिमेंट्स, एंड दीज सेल्यूलर एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स which you know from ninth class: RBCs, WBCs and platelets। ये प्लेटलेट्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के साथ। नेक्स्ट, अब इसमें आगे चलते हैं, एक एक को समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वी टेक आरबीसी। आरबीसीज, अगर इनके नाम को देखें हम, तो बड़ा सिंपल सा नेम है। आर मीन्स रेड, बी मीन्स ब्लड and C means cells. So these are red blood cells. How this red blood cell name comes, कैसे आया ये रेड ब्लड सेल का नाम? देखिए, इनका नाम एक्चुअली एरिथ्रोसाइट है, जो बायोलॉजिकल टर्म है आरबीसीज के लिए, उसे कहते हैं हम एरिथ्रोसाइट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिथ्रोसाइट? लेट्स फोकस ऑन दैट। एरिथ्रो, एरिथ्रो मीन्स होता है रेड, एंड साइट्स मीन्स सेल्स, और इन दोनों के बीच में हमने लगा दिया ब्लड, सो दैट्स व्हाई इट विल मेक रेड ब्लड सेल्स। तो इस तरीके से रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं ये। अब यहां पर नेक्स्ट आता है व्हाई दीज आर रेड, ये रेड क्यों है? तो दीज आर द पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। सो रेड, दीज आर रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से रेड होता है, और हमारे ब्लड का कलर भी लाल होने का मीनिंग भी हीमोग्लोबिन ही है। ओनली द हीमोग्लोबिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ आवर ब्लड एज वेल एज द कलर ऑफ आरबीसीज। अब यहीं पर आपको एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी भी दी हुई है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस हीमोग्लोबिन। साथ ही साथ इसको भी कनेक्ट करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड का जमाना है, और उस कॉम्पिटेंसी बेस्ड के सोर्स के ये बड़े अच्छे सोर्सेज हैं एक्टिविटीज। तो एक्टिविटी 5.7, visit a healthcare center in your locality and find out what is the normal range of human हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बीइंग। देखिए, ह्यूमन बीइंग में अगर हम एडल्ट की बात करें, सो इन मेन दैट विल बी 12 to 14 मिलीग्राम पर ml, जो हीमोग्लोबिन है उसकी ये रेंज होती है। और जो आपका फीमेल है, ये तो मेल के अंदर हो गई, फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो दैट रेंज विल बी आपका 10 to 12 मिलीग्राम पर ml। तो ये फीमेल के अंदर एक रेंज होती है। अब ये रेंज का डिफरेंस क्यों है? मस्कुलैरिटी के बेसिस पर। आप देखते आ रहे हैं पुराने समय से सारे मस्कुलर वर्क मैन ही करता आ रहा है, इसीलिए वहां हमें
पैदाइशी ये डिफरेंस मेल और फीमेल में मिलता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मस्कुलर वर्क फीमेल नहीं करती हैं, भाई फीमेल भी करती है मस्कुलर वर्क, लेकिन ये डिफरेंस हमें जन्मजात मिला है, ये हमें पैदाइशी मिला है, ये हमें अपने एंसेस्टर्स से मिला है। तो उसी चीज को ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन कंटेंट, तो हीमोग्लोबिन कंटेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनर्जी, कि आपके पास काम करने की एनर्जी ज्यादा होगी जब आपके पास हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। जिनमें भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है वो कोई भी फिजिकल वर्क करते समय बड़े जल्दी थक जाते हैं, कम समय में ही थक जाते हैं, तो उसके पीछे रीजन यही है। तो वही चीज समझाने के लिए ये एक्टिविटी 5.7 मैं आपको बात कर रहा था, हम कनेक्ट कर रहे थे। तो मुझे कंफर्म है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप बच्चों में और बड़ों में देखेंगे तो भी डिफरेंस मिलेगा। हीमोग्लोबिन का लेवल बच्चों में थोड़ा सा बड़ों से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि भाई एनर्जी नीड्स बच्चों की ज्यादा होती है। दौड़ दौड़ भाग खेल कूद उछल कूद बच्चे ज्यादा करते हैं, तो उसके हिसाब से उनकी एनर्जी नीड भी उसी बेसिस पर ज्यादा होती है। तो ये बात हुई रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की। अब बात करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट इनकी शेप। तो शेप की आप बात करें तो इनकी बाई कॉनकेव शेप होती है। बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव आप इस तरीके से समझिए कि आपने एक गोल फॉर्म का टुकड़ा कट किया सर्कुलर, और उसको बीच से आपने उसको बिल्कुल सेंटर से आपने उसको दबा दिया, तो वो साइडों से उभर जाएगा और बीच से दब जाएगा। तो इस तरीके की शेप, या आपने डोमिनोज में या किसी भी पिज्जा सेंटर में खाया हो चीज बस्ट पिज्जा, तो उसमें आप देखेंगे उनके किनारे जो बाउंड्री होती है वो काफी थिक होती है और बीच में से वो थिन होता है। तो इस तरीके की अपीयरेंस होती है, बाइकॉनकेव कहते हैं। अब ये बाइकॉनकेव शेप इसलिए होती है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, और वो रीजन है नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ना होने की वजह से बाइकॉनकेव शेप आरबीसीज को मिलती है, और ये शेप की वजह से ही मोर नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन बी एकोमोडेटेड। ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एकोमोडेट किए जा सकते हैं, इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं आपको ये क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं। इस क्यूआर कोड के साथ आप इसको स्कैन कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं इसको। You can scan this and save for the future to write, to make the notes. I think that's the enough time to scan that. Okay, let's focus to next. आगे चलते हैं अब। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि भाई आरबीसीज क्या है, उनका नाम क्या है, उनकी शेप क्या है, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और हीमोग्लोबिन कैसे 5.7 एक्टिविटी में हमने समझा कि किस तरीके से एनर्जी नीड्स के बेसिस पर ये डिफरेंशिएट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं जी अब, शेप की हो गई, साइज की हो गई, अब इनके फंक्शन की। इफ यू फोकस ऑन द फंक्शन ऑफ आरबीसीज, सो इनका फंक्शन मैंने लास्ट क्लास में भी आपको रेस्पिरेशन के साथ बताया था कि द ट्रांसपोर्ट 97% ऑक्सीजन एंड 3% CO2। सो दैट इज द मेन जॉब ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो बेसिकली इस काम को करता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया, ये आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है। नेक्स्ट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लाइफ स्पान, कि इनकी जीवन कितना होता है। देखो हर जीवन का शुरुआत है तो जीवन का अंत भी है, तो उसके बीच के पूरे पीरियड को, शुरुआत और अंत के बीच के पीरियड को हम लाइफ स्पान कहते हैं। और इनका लाइफ स्पान होता है 120 डेज।
यानी कि हमारे शरीर में जो आरबीसी आज बनी है वो आगे आने वाले 3 महीने में 120 दिनों में वो खत्म हो जाएगी और उसकी जगह नई आरबीसीज ले लेंगी। तो इस तरीके से ये पूरी जानकारी हुई आरबीसीज के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसीज का भी नाम उसी तरीके से हम समझेंगे। डब्ल्यू मीन्स वाइट, बी मीन्स ब्लड and C means cells. So these are white blood cells. How this name come? कैसे आया ये? So that comes from leukocyte. Leuko means कलरलेस। साइंस में कहीं भी आप पढ़ेंगे तो ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस एंड साइट मीन्स सेल, और इसके बीच में हम यूज कर देते हैं ब्लड। सो दीज आर कलरलेस, यानी कि कलरलेस को नाम दे दिया गया व्हाइट। सो दीज बिकम व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इनके व्हाइट होने का रीजन है देयर इज नो हीमोग्लोबिन। इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता। अब जब पिगमेंट नहीं पाया जाता तो इसलिए इनके कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है इनके अंदर न्यूक्लियस, दैट दीज हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड और लार्ज न्यूक्लियस। इनके अंदर लार्ज लोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इनके पास न्यूक्लियस है। इसके अलावा साइज की बात करें इनके हम, शेप की, तो शेप इनका होता है दीज हैव इर्रेगुलर शेप। इनकी कोई निश्चित शेप नहीं होती है, इनकी इर्रेगुलर शेप है, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। जैसे अमीबा की भी शेप रेगुलर नहीं होती, तो अमीबॉइड शेप इनकी होती है। इर्रेगुलर शेप को हम अमीबॉइड शेप भी कह सकते हैं। अब ये शेप इनको बड़ा फायदेमंद होती है। अब फायदेमंद किस चीज में होती है? फायदेमंद होती है ये टू ट्रैप टू ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म, रोगों से लड़ने की क्षमता, टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, दैट इज द कॉमन जॉब ऑफ दिस डब्ल्यूबीसीज। तो उस काम को करने में ये अमीबॉइड शेप बड़ी हेल्प करती है। जैसे आपने अमीबा में पढ़ा है, वो अपना खाना ऑब्टेन करने के लिए सूडोपोडिया डेवलप करता है टू एंगल्फ द फूड। उसी तरीके से डब्ल्यूबीसीज भी ये माइक्रोब्स को एंगल्फ कर लेती हैं, खुद भी मर जाती हैं और उन्हें भी मार देती हैं, जिस फिनोमिनन को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। दैट फिनोमिनन इज नेम्ड एज फैगोसाइटोसिस, आत्मघाती। जैसे कि आपने फिदायीन हमले सुने होंगे आतंकवाद में, टेररिज्म में, जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन पर बम लगा दिए, उसको भीड़ में छोड़ दिया, वो खुद भी मर गया और उसने आसपास के जितने भी और लोग थे भीड़ में उन्हें भी मार दिया। लेकिन वो एक गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम उस कॉन्सेप्ट को जोड़ रहे हैं एक सही चीज के साथ, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज वही सेम काम करती हैं, खुद मरती हैं, लेकिन हमारे शरीर में घुसने वाले माइक्रोब्स को मारकर, उनको मारने के लिए वो इस काम को करती हैं। वो एक पॉजिटिव काम है, लेकिन जो ये हो रहा है, फिदायीन हमले होते हैं, ये नेगेटिव काम है। तो ये आपने समझा, दैट इज अबाउट डब्ल्यूबीसीज। और डब्ल्यूबीसीज का जो लाइफ स्पान है, अगर हम इनके लाइफ स्पान के बारे में बात करें, तो देयर लाइफ स्पान इज नॉट सो। लाइफ स्पान को अगर हम कंसीडर करें तो लाइफ स्पान इज फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। Few hours to few days is the lifespan. So that is about WBCs. Let's focus on platelets. Platelets, these technically are named as thrombocytes. Thrombo
मीन्स होता है क्लॉट। बायोलॉजी में थ्रोम्बो का मतलब है क्लॉट, जिसे साधारण भाषा में हम कहते हैं खुरंट। चोट के ऊपर जो ब्राउन पपड़ी जम जाती है, जो भूरे रंग की लेयर आ जाती है, उसे हम क्लॉट कहते हैं, खुरंट कहते हैं साधारण भाषा में। और साइट्स मीन्स सेल्स, और इसके बीच में हम पुट कर दें प्रोड्यूसिंग, सो दैट बिकम clot producing cells. So these clot producing cells are nothing but these thrombocytes or platelets. अब इनके शेप की बात करें तो शेप डिस्क शेप होता है, छोटी छोटी डिस्क आपको इसमें मिलेंगी। These also have nucleus. Nucleus is present in them, and their lifespan again of few days. लाइफ स्पान की बात करें इनके हम, so that is few days. अब बात करें इनके फंक्शन की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, और इनका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। दैट मीन्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। चोट लग जाती है, कुछ समय बाद उसके ऊपर ब्राउन लेयर डेवलप हो जाती है, खून निकलना बंद हो जाता है। तो वो मेन काम इन्हीं का है, इन्हीं का काम है वो। और इस तरीके से हमारे ब्लड में ये तीन तरीके की सेल्स होती हैं जो अपने तीन अलग अलग कामों को करती हैं। तो हमने पूरे ब्लड के स्ट्रक्चर को समझा अभी तक। हमने एक कंपोनेंट को कंप्लीट किया जिसका नाम है ब्लड। अब हम आगे बढ़ते हैं, और सेकंड कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, एंड दैट इज ह्यूमन हार्ट। दिल की बात करते हैं जी। ये दिल है कि मानता नहीं। आपने बहुत बार अलग अलग ये दिल पर मूवियां बनती हैं, चीजें बन डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, और दिल को जनरली इस शेप से दिखाया जाता है। एक्चुअली दिल ऐसा नहीं होता। दिल होता है हमारा, ये हार्ट होता है हमारा एक बंद मुट्ठी के आकार का। ह्यूमन हार्ट इज ऑफ क्लेंज्ड फिस्ट। क्लेंज्ड मीन्स बंद, फिस्ट मीन्स मुट्ठी। आप अपने हाथ को इस तरीके से अपनी मुट्ठी को बंद कर ले, तो जो आप जितना ये बड़ा साइज देख रहे हैं, ऑलमोस्ट इसी सेम शेप साइज का हमारा हार्ट होता है, जिसे हम ह्यूमन हार्ट कहते हैं। एंड ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। मीन्स मायो मीन्स मसल्स, क्योंकि ये मसल्स के थ्रू ऑपरेट होता है। या आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये वर्किंग करता है, इसीलिए हमारा हार्ट मायोजेनिक है, और हमारा हार्ट एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अब रफली डायग्राम की बात करें तो हार्ट इज ऑफ फोर चैम्बर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यू नीड टू नो वेरी सीरियसली। इस तरीके से हार्ट को हम चार चैम्बर में डिवाइड कर सकते हैं। अब कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि हार्ट की लेफ्ट साइड क्या है और हार्ट की राइट साइड क्या है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन टू अंडरस्टैंड। देखिए, अब इसको बड़े ध्यान से समझिए कि हमारे पास हार्ट में एक टिल्टेड पोर्शन होता है, दैट इज द टिल्टेड पोर्शन of heart, and this tilted portion is named as apex.
तो जिधर ये एपेक्स होगा, जिधर की तरफ ये टिल्टेड होगा, दैट साइड इज द लेफ्ट साइड एंड अपोजिट साइड इज द राइट साइड। बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि हाउ कैन यू कंफर्म द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं, लेफ्ट साइड जिधर एपेक्स है उधर लेफ्ट साइड है और दूसरी साइड राइट साइड है। अब इसमें हम अपर चैम्बर्स और लोअर चैम्बर्स की बात करते हैं। अब आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो आपके पास ये चैम्बर है, दैट इज लेफ्ट ऑरिकल। ये पूरे चैम्बर को हम कहेंगे लेफ्ट ऑरिकल। अब इसी तरीके से इसके बराबर में जो आप चैम्बर देख रहे हैं, दैट इज राइट ऑरिकल। तो टू अपर चैम्बर्स आर ऑरिकल्स और अट्रिया। इन अपर चैम्बर्स को हमने क्या नाम दिया? ऑरिकल्स। और अट्रिया जो लेफ्ट साइड की तरफ है वो लेफ्ट ऑरिकल, जो राइट साइड की तरफ है वो राइट ऑरिकल। इसी तरीके से नेक्स्ट की बात करते हैं। अब लोअर चैम्बर्स में आप देखें, सो दिस चैम्बर इज राइट वेंट्रिकल। This chamber is right ventricle, and just adjacent to this chamber is left ventricle. So two lower chambers of heart, उन्हें हमने नाम दिया ventricles. So auricles are upper chambers and ventricles are lower chambers. अब नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ कैन वी, किस तरीके से ये बटे हुए हैं, कैसे ये चार भाग में बटा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं पूरा एक, दैट्स अ वर्टिकल सेप्टम। सेप्टम मतलब पार्टीशन। दिस वर्टिकल सेप्टम डिवाइड डिवाइड अपर पोर्शन ऑफ हार्ट इनटू लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। सिमिलरली आप देखेंगे दिस अनदर वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल पोर्शन, इसको हम नाम देते हैं, इस वर्टिकल सेप्टम को हम नाम देंगे अट्रियल सेप्टम। अट्रियल सेप्टम। इस अट्रियल सेप्टम ने ऊपर अट्रिया को, अपर चैम्बर को दो पार्ट में बांट दिया, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल में, या लेफ्ट अट्रियम और राइट अट्रियम में। इसी तरीके से दूसरा वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल, ये आपका सेप्टम है। इस वर्टिकल सेप्टम ने, जिसका नाम हमने रखा है वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम, इस वेंट्रिकुलर सेप्टम ने लोअर पोर्शन को, दैट डिवाइड लोअर पोर्शन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। इन दो पोर्शन में लेफ्ट इस वर्टिकल ने डिवाइड कर दिया। अब बीच में है ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सेप्टम, हॉरिजॉन्टल सेप्टम, और इस हॉरिजॉन्टल सेप्टम का नाम है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसने दैट सेपरेट upper auricles from lower ventricles, auricles from ventricles
ऑफ सेम साइड, अपने अपने तरफ के इन्होंने उनको अलग अलग कर दिया। इस तरीके से अभी तक हमने पढ़ा कि हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है ह्यूमन का, ठीक है। सो हार्ट इज फोर चैम्बर्ड इन ह्यूमन, फोर चैम्बर्स में टू अपर ऑरिकल्स एंड टू लोअर वेंट्रिकल्स। और इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि दिस फोर चैम्बर्स फोर चैम्बर्स आर ड्यू टू presence of three septums, and that is atrial septum, ventricular septum, and atrioventricular septum. Atrial septum separate left auricle to right auricle. Ventricular septum separate left ventricle to right ventricle, and atrioventricular separate auricles to ventricles of same side, अपनी तरफ के वो सेम साइड के ऑरिकल्स को वेंट्रिकल्स से अलग कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा फोर चैम्बर्ड हार्ट हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोकेशन। अब लोकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए भी हमारे दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। जब भी हार्ट की बात आती है तो लोग इस तरीके से अपना बाईं तरफ पकड़ लेते हैं जब अपने बीच की बात करते हैं, जबकि हार्ट जो होता है वो बिल्कुल मिडिल में होता है। और लेकिन हम हमेशा हार्ट जब होता है तो हम इस तरीके से बाईं तरफ अपने हाथ को रखते हैं। हार्ट बाईं तरफ नहीं होता, हार्ट जस्ट इन द मिडिल। सो लोकेशन होगी, हार्ट इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड स्टर्नम, जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, जस्ट बिहाइंड स्टर्नम बिटवीन टू लंग्स। लंग्स के बीच में बिल्कुल स्टर्नम बोन के पीछे की तरफ हार्ट की लोकेशन होती है। अब हार्ट हमें लेफ्ट की तरफ क्यों महसूस होता है, उसका रीजन है एपेक्स, जो अभी मैंने टिल्टेड पोर्शन आपको बताया था, उसकी वजह से हमें हार्ट लेफ्ट की तरफ महसूस होता है। नेक्स्ट आता है जी, अभी हमने कहा बात करी कि फोर चैम्बर्स होते हैं। भाई फोर चैम्बर्स में आपका हो गया टू अपर ऑरिकल्स और अट्रिया, और यहां हो गया हमारा टू लोअर वेंट्रिकल्स। तो ये दो हमारे चैम्बर्स हो गए, दो ऊपर हो गए, दो नीचे हो गए। जो अट्रिया होते हैं उन्हें हम आपका रिसीविंग चैम्बर्स भी कहते हैं, रिसीविंग चैम्बर्स। और जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, दीज आर नोन एज ट्रांसपोर्टिंग चैम्बर्स। अब ऐसा क्यों है? इन्हें रिसीविंग चैम्बर्स इसलिए कहते हैं एज दे रिसीव द ब्लड थ्रू वेन्स। ये वेन्स के थ्रू ब्लड को रिसीव करते हैं, इसलिए इन्हें रिसीविंग चैम्बर्स कहते हैं। और इन्हें हम ट्रांसपोर्टिंग चैम्बर्स क्यों कहते हैं? एज दे
transport the blood to body parts through arteries। ये आर्टरीज के थ्रू बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इन्हें हम ट्रांसपोर्टिंग चैम्बर्स भी कहते हैं। अभी तक हमने इस क्लास में पढ़ा कि ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, इस पूरे ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। हमने पढ़ा कि कंपोनेंट है हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स और आपका लिम्फ। फिर हमने पढ़ा ब्लड के बारे में कि ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, उनके फंक्शन, उनकी स्ट्रक्चर, उन सब के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अबाउट हार्ट और हीमोग्लोबिन के बारे में भी पढ़ा, 5.7 एक्टिविटी। फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से हार्ट की लोकेशन है, हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स क्या हैं। अपर चैम्बर्स को हम रिसीविंग चैम्बर्स यानी कि ऑरिकल्स को हम रिसीविंग चैम्बर्स क्यों कहते हैं, और वेंट्रिकल्स को हम ट्रांसपोर्टिंग चैम्बर्स क्यों कहते हैं। किस तरीके से चारों हिस्से बटे हुए हैं, कैसे हार्ट में तीन पार्टीशंस ने मिलकर पूरे के पूरे हार्ट को चार पार्ट में बांटा है। हार्ट की लोकेशन क्या है, कैसे हम हार्ट को लेफ्ट एंड राइट रिकॉग्नाइज करते हैं कि लेफ्ट हिस्सा क्या है हार्ट का और राइट हिस्सा क्या है हार्ट का, और किस तरीके से सारा का सारा अरेंजमेंट होता है, अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि हार्ट से किस तरीके से ऑर्गन्स के अंदर ब्लड जाता है और आता है। तो बड़े ध्यान से इसको समझेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ हार्ट। ये हमने एपेक्स दिखा दिया। अब इसके चारों सेक्शंस, चार इसके पार्टीशन तीन बना लेते हैं जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके चार पार्ट हो गए। ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से आपने ये हार्ट के चार पार्ट दिखा दी। हार्ट के जस्ट ऊपर हो गया आपका लंग्स, और लंग्स के जस्ट ऊपर हो गया अपर बॉडी पार्ट, एंड बिलो वी हैव लोअर बॉडी पार्ट्स। ये 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है 2024, तो बड़े ध्यान से इसको समझें, क्योंकि दैट इज वी आर नाउ डिस्कसिंग द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बातचीत करने वाले हैं। देखिए, हार्ट से, राइट वेंट्रिकल से देयर अराइज pulmonary artery that carry deoxygenated blood। अब इस चीज को भी आप समझ लीजिए कि क्या डिफरेंस होता है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड में। कि देखिए भाई, जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड उसमें CO2 की कंसंट्रेशन O2 से ज्यादा होती है इस ब्लड में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर जस्ट उल्टा होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है CO2 से। तो ये सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पल्मोनरी आर्टरीज यहां से ब्लड ले गई लेफ्ट ऑरिकल से, सॉरी वेंट्रिकल से, और लंग्स में जाकर खुल गई। यहां पर एक एक्सेप्शन और आपको ध्यान में रखना है, और वो एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी आर्टरी carries deoxygenated blood, otherwise other arteries carry oxygenated blood।
ये अकेला पल्मोनरी आर्टरी ही एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, अदरवाइज बाकी आर्टरीज सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब, लंग से फिर ब्लड को वापस लेकर आती है पल्मोनरी वेन, एंड दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर फिर आपको बात ध्यान में रखनी है कि जितनी भी वेन्स होती हैं, वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है कि पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज अभी मैंने आपको बताई कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, अदरवाइज सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। पल्मोनरी वेन अकेली है एक्सेप्शन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, अदरवाइज बाकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो अब आप देख रहे हैं ये एक चक्कर कंप्लीट हो गया, हार्ट से ब्लड गया लंग्स में और फिर लंग से वापस आया हार्ट में। सो दैट इज वन साइकिल ऑफ हार्ट इज बिटवीन लंग्स एंड हार्ट, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स और फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। अब दूसरे साइकिल की बात करते हैं। अब दूसरे साइकिल में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी निकलेगी जिसे हम कहते हैं एओर्टा, और ये एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल से अपर और लोअर बॉडी पार्ट्स को। अब अपर और लोअर बॉडी पार्ट्स को ब्लड पहुंच गया तो इसका वापस आना भी जरूरी है। तो वापस आता है जी ये अपर और लोअर बॉडी पार्ट्स से, ये वापस आता है, अपर से आता है ये सुपीरियर वेना कावा, और लोअर से आता है ये इंफीरियर वेना कावा। ठीक है जी। तो दैट इज सुपीरियर वेना कावा एंड फ्रॉम इंफीरियर वेना कावा। ये दो बड़ी बड़ी वेन्स ऊपर के बॉडी पार्ट से सुपीरियर लेकर आती है, नीचे के बॉडी पार्ट से इंफीरियर लेकर आती है, और ये राइट ऑरिकल में खुल जाते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा चक्कर हुआ। इस दूसरे चक्कर में आपने पढ़ा कि किस तरीके से हार्ट से बॉडी पार्ट्स में गया ब्लड और फिर वापस बॉडी पार्ट्स से हार्ट में आया, एंड दैट इज नेम्ड एज डबल सर्कुलेशन, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड में आ चुका है। तो हार्ट से ब्लड दो चक्कर काटता है, पहला चक्कर हार्ट और लंग्स के बीच में, और दूसरा चक्कर हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में। तो अब इसको भी आप स्कैन कर सकते हैं। मैं आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड कर रहा हूं जो आप स्कैन करके इस पूरे नोट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। सो आई थिंक दैट्स एनफ टाइम टू स्कैन दिस। सो लेट्स कंटिन्यू टू नेक्स्ट। तो अभी तक की वीडियो में हमने हार्ट की स्ट्रक्चर, ब्लड की स्ट्रक्चर, ब्लड के कंपोनेंट्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स, और हार्ट में किस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम अब पहले एक और आप स्कैन कर लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने लिखा है सारा का सारा वो आप इससे स्टोर कर सकते हैं और इससे आप कन्वे कर सकते हैं आगे तक के आपके बेसिस के लिए काम आएगा ये। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करे हैं। ये डिस्कशंस आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं क्योंकि हार्ट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर बोर्ड एग्जाम। सो स्कैन दिस, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आप इससे स्कैन करेंगे तो आपको
पूरे के पूरे नोट्स एज इट इज जो भी हमने फॉलो किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसमें हमने हार्ट के डिफरेंट सेक्शंस के बारे में पढ़ा और समझा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बायोलॉजी आसान लग रही है और समझ में आ रही है। इसी तरीके से वीजे से जुड़े रहिए और बायोलॉजी का डीजे बजाते रहिए, बायोलॉजी को आसान करते रहिए, मेंटोर जी के साथ जुड़े रहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स इन सभी सब्जेक्ट्स को मेंटोर जी के साथ आसान तरीके से समझते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बी कनेक्टेड।